अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत है आप सभी लोगों का संडे वाली Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवाल रहते हैं। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग हो या बैन के रिगार्डिंग हो या एजेंट लोग कैसे जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस वीडियो में खास करके कई लोग ऐसे सवाल आए हैं जिनको एजेंट लोगों ने बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाया है, उनसे फर्जीवाड़ा किया है, क्या क्या तरीका, क्या क्या हथकंडा अपनाया है, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके भी कुछ भी कंसर्न डाउट रहे ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके जो है कमेंट शेयर कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला एक रमेश भाई हैं, उनका एक सवाल लेना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि सर मैं ओमान में हूँ, अभी कैंसिल जा रहा हूँ, पासपोर्ट ECR है, दूसरी कंट्री जाने के लिए इमिग्रेशन चाहिए क्या सर? इमिग्रेशन के रिगार्डिंग का सवाल है। तो देखिए, जिनका भी पासपोर्ट ECR होता है यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जब आप दूसरे देश में किसी गए या उसी देश में दोबारा आपको जाना है और दूसरी कंपनी में जाना है, यानी जब भी आप नया वीज़ा लेंगे, आपका पासपोर्ट अगर उस समय ECR है तो आपको उस वीज़ा के हिसाब से इमिग्रेशन कराना होगा। आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपने दूसरा वीज़ा लेना है, वो दूसरा वीज़ा लेंगे तो वो वीज़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद से आपका इमिग्रेशन भी होना ज़रूरी है। बिना इमिग्रेशन कराए आप नहीं जा सकते। एक भाई हैं खिज़ार महमूद, ये कह रहे हैं कि भाई मोफा पर फ़ोटो अलग आ रहा है और वीज़ा पर अलग आ रहा है, दिक्कत मतलब होने वाली। एजेंट जो है 30,000 मांग रहा है इस दिक्कत के लिए, क्या करना चाहिए फिर से? देखिए, मतलब एजेंट लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। फ़ोटो की एक प्रॉब्लम आई है, यानी कई बार होता है कि जिन लोगों को जाना होता है वही लोग गलत फ़ोटो दे देते हैं ऑफिस या एजेंट वाले को। अब वो फ़ोटो पे वो मुफा कर देते हैं, लेकिन मेडिकल पे कुछ और फ़ोटो दिए रहते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई ये तो फ़ोटो ही अलग है, तो फिर वो दूसरा फ़ोटो अपडेट करना पड़ता है। वो फ़ोटो एडिट भी हो जाता है, चेंज हो जाता है उसी मुफा पे। नहीं हुआ तो दूसरा मुफा कर दो, 2,000 रुपये का खर्चा है। लेकिन इनसे इसके लिए बता रहे हैं कि 30,000 रुपये एजेंट मांग रहा है। मतलब कैसे एजेंट जो है बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, कैसे पैसा लूटते हैं, ये एक पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस वीडियो में और भी आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। एक भाई मुमताज़ अहमद, ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पासपोर्ट पे, मुझे पूछना ये था कि मेरे पासपोर्ट पे हुदूद नंबर, जो दुखुल नंबर होता है, एक एंट्री नंबर होता है, बॉर्डर नंबर जिसको बोलते हैं, वो नहीं लिखा है, केवल एंट्री का मोहर लगा हुआ है, बस कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जो लोग भी सऊदी अरब जाते हैं नए वीज़ा पे, तो वो जब एंट्री करते हैं वहाँ पे इमिग्रेशन वाले एक स्टैंप लगाते हैं इमिग्रेशन का, उसके बाद से एक अरबी में कुछ नंबर लिख देते हैं, उसी को हुदूद नंबर बोलते हैं या बॉर्डर नंबर बोलते हैं। अब वो नंबर इन पे नहीं लिखा गया है तो कोई इशू नहीं है। आप ये इससे कई लोगों पे वो लोग भूल जाते हैं, नहीं लिखते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है हुदूद नंबर मिल सकता है, अफसर की साइट से आप निकाल भी सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। एक भाई हैं आर कुमारी, कह रहे कि सर मेरा भाई सऊदी जेल में चोरी के केस में है, वहाँ पे उसको कैसे बाहर निकालें, उसको निकालें कैसे? भाई देखिए, अगर आपका भाई चोरी के केस में सऊदी अरब में जेल में है तो ये ख़तरनाक केस होता है। इसमें जो है पहले ट्रायल चलेगा, बातें होंगी, कोर्ट में बहस होगा, और अगर जुर्म साबित होता है तो इसका जो है ख़तरनाक जो है वहाँ पे अंजाम भी होता है, उसका सज़ा भी होता है। अगर आपका भाई मतलब बेकसूर है तो आप अप्लाई करिए, यहाँ बात करिए मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री वाले जो है वो आपकी बात को एम्बेसी पहुँचाएंगे, एम्बेसी वाले कांटेक्ट करेंगे उस डिटेल से, जो जिस जेल में भी या जहाँ भी वो बंद होगा, तो फिर वो कोर्ट में फिर मामला जाएगा, देखेंगे। अगर आपका भाई जो है दोषी नहीं होगा, अगर वो मुलजिम नहीं होगा, तो एम्बेसी इन्वॉल्व होगी, तो इंशाल्लाह जो है आपका भाई छूट सकता है। अगर वो सच में अगर गिल्टी है, गलती उसने किया है, चोरी किया है, तो जिसके वहाँ चोरी किया है अगर वो उसको माफ़ कर देता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे सज़ा सख्त है जो मिलती ही है। एक भाई हैं साजन खान, ये करेंगे मैं सऊदी अरब में आया हूँ भैया, मेरा एग्जिट पेपर है, तहरीर सेंटर से फिर जा सकते हैं कि नहीं? भाई मतलब तहरीर सेंटर से आए हुए हैं फिर जा सकते हैं? भाई देखिए, जो भी सऊदी अरब से तहरीर सेंटर से आता है, यानी डिपोर्ट होके आता है, वो सऊदी अरब नहीं जा पाता है, लाइफ टाइम बैन हो जाता है। फिर भी कोई लोग अगर चाहते हैं कि हम चेक कराने, कंफर्म हो जाए कि भैया हमारा लाइफ टाइम बैन है या शॉर्ट टर्म बैन है, वो हमसे कांटेक्ट करें या फिर उन लोगों से, अपने जहाँ भी उनके पहचान वाले कोई हों उनसे कांटेक्ट करके एयरपोर्ट पर निकलवाएं, जिसको मतार पेपर बोलते हैं, बैन पेपर बोलते हैं। वो पेपर निकलवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपकी एंट्री बैन है हकीकत में, कितने लाइफ टाइम के लिए या कितने साल के लिए, वो क्लियर हो जाएगा। एक भाई है, इनका सवाल है कि भाई इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद फर्स्ट मेडिकल होता है या मोफा होता है? तो देखिए, कॉमन सी बात है, जब आपका इंटरव्यू में कहीं सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से वो आप लोगों का मेडिकल के लिए बोलेंगे। जब मेडिकल फिट हो जाएगा, भैया आप मेडिकल फिट है, तब मुफा का प्रोसेस होता है, क्योंकि मुफा करने में पैसा लगता है। अगर मेडिकल से पहले ही आपका मुफा हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं कुछ अलग ही मैटर है, या फिर हो सकता है धोखाधड़ी का सीन है, एजेंट ने मुफा करा के दे दिया, कुछ भी हो सकता है। पहले मेडिकल फिट हो तब आप उसको पैसा भी दे सकते हैं एडवांस, और वो आपका मुफा भी कर सकता है, बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट भी उसके बाद ही वो कर सकता है। एक भाई का सवाल है काफ़ी लंबा चौड़ा, इनको पूरा प्रोसेस समझना है। ये कह रहे हैं कि भाई बहुत
ज़रूरी है। सऊदी अरब का जो नया निज़ाम है, नया नियम जो अभी लागू हुआ है 2024 स्टार्टिंग से लेके अभी तक, उसको आप बताएं। वीज़ा प्रोसेस का इनको बेसिकली चाहिए, वीज़ा, मुफा, मेडिकल एग्रीमेंट, फिंगरप्रिंट, वकाला, ये सब कब एक्सपायर होता है। भाई देखिए, ये सब अगर बात करें तो एक्सपायर मेडिकल 2 महीने में हो जा रहा है, वो तो सबको मालूम है। मुफा एक्सपायर नहीं होता है। मुफा हुआ तो वो वीज़ा अगर आपका प्रोसेस हो रहा है, वो वीज़ा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, वीज़ा स्टैंपिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कब कब क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका अगर कहीं सिलेक्शन होता है, फिर वो लोग बोलते हैं मेडिकल कराओ। पहला प्रोसेस, मेडिकल की वैलिडिटी 2 महीने की होती है। मेडिकल फिट हुआ, 2 महीने की उसकी वैलिडिटी है। उसके बाद से जो है आपका मुफा होगा, मुफा के बाद से फिंगर बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट होगा, वो सब हो गया। आप ऑफिस वाले को देंगे, ऑफिस वाले जो उसके बाद से एग्रीमेंट आपका अगर मंगाएंगे, डोमेस्टिक वीज़ा नहीं है तो एग्रीमेंट मंगाना पड़ता है, वो आएगा। फिर उसके बाद से वो वीज़ा प्रोसेस करेंगे। अब वीज़ा की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। कई कैटेगरी ऐसी है जिसमें तकामुल का टेस्ट चाहिए, तो एसबीपी का टेस्ट वो भी आपको देना पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा, वो होगा। वकाला जो है, जैसे ही मतलब जब मेडिकल वगैरह फिट होता है, वकाला बना हुआ रहता है पहले से ऑफिस के नाम से, तो ही वो मुफा वगैरह करते हैं। तो ये सिस्टम आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। खाली मेडिकल की एक्सपायरी होती है, वकाला बना हुआ है। वकाला तो जो सऊदी से वीज़ा, मेन वीज़ा आता है, बेसिक वीज़ा, उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। तो वो तो लिखा होता है, सब ऑफिस का लुकआउट है। तो मोटा मोटी ये चीज़ें होती हैं, आपको जो है उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक भाई है सोनू करके, एक भाई 3 महीना हो गया अभी तक जो है कफिल ने इकामा नहीं बनाया, घर कैसे जाएं। भाई अगर आपको घर जाना है तो 3 महीना आपका हो गया, इकामा नहीं बना, या 2 महीना हो गया, इकामा नहीं बना, घर जाने के लिए वो कफिल आपका फाइनल एग्जिट लगाएगा, तभी आप आ सकते हैं। बिना फाइनल एग्जिट लगाए नहीं आ सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आप समझिए वॉयलेटर आप हो गए हैं। कफिल को जुर्माना लगेगा, वो आपका इकामा बनाने जाएगा, उसको फ़ाइन भी भरना होगा, लेट फीस, लेट इकामा का, कि भैया आप लेट इकामा बना रहे हैं। 3 महीने का टाइम बहुत होता है आदमी को परखने और जाँचने के लिए। तो वो कफिल का लुकआउट है। नहीं तो आप कफिल को बोलिए कि भैया कुछ भी व्यवस्था बनाओ, हमको इंडिया वापस भेज दो। अगर नहीं हो पा रहा है तुमसे तो, या 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो आप दूसरे कफिल के पास जो है ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं आसानी से। आप दूसरा कफिल ढूंढ लीजिए। अगर आपको इंडिया वापस आना है, अपने देश वापस आना है, तो भैया आपका जो है फाइनल एग्जिट वही कफिल लगा सकता है जो आपको भेजा है। आप चूँकि अभी वायलेटर हैं, वो फाइनल एग्जिट कब लगता है, जब आपका इकामा वैलिड होता है। तो अब आप वायलेटर हैं। अब आप जो है एम्बेसी का रुख करेंगे, या फिर जो है तहरील वगैरह का, पुलिस वगैरह का रुख करके आएंगे, तो फिर आप सऊदी अरब में जा नहीं पाएंगे, बैन हो जाएंगे। एक जिया अंसारी हैं, कह रहे हैं कि डियर सर, हाउ टू कैंसल मुसानद फ्रॉम सऊदी अरबिया। देखिए, सऊदी अरब से मुसानद अगर कैंसिल करना हो तो सबसे पहले मुसानद क्या होता है, डोमेस्टिक वर्कर के लिए सबको मालूम है। आजकल डोमेस्टिक वर्कर के लिए बनता है एक सीवी होता है, मुसानद पे के प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता है। वो कौन बनाता है? ऑफिस वाले बना सकते हैं इंडिया में, या फिर जहाँ से वकाला बनता है उस ऑफिस के नाम से, वो वकाला बनाने वाले लोग जो होते हैं, जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिस होती है, वो भी वो मुसानद बना सकती है। तो अगर आपको ये कंफर्म है कि ये ऑफिस वाले ने, हमने इस कफिल को दिया था, उसने इस ऑफिस में कांटेक्ट किया, इस ऑफिस वाले ने जो है बनाया, सऊदी अरब के ऑफिस वाला, सऊदी अरब का रिक्रूटमेंट ऑफिस वाला, उसने ये मुसानद किया है, तो वो कैंसिल कर सकता है। या जिस ऑफिस के नाम से मुसानद हुआ है, ये ऑफिस वाला कैंसिल कर सकता है। ये 2 ही लोग ऑथराइज हैं, ये दोनों लोग चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। अब आप चाहें कि पहले का मुसानद हुआ है, उसको हम चेक कैसे करेंगे मुसानद हुआ है ऑलरेडी? जब आप नए ऑफिस को देंगे, वो मुसानद करने जाएंगे, तो डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा, जिसमें पुराने ऑफिस का जहाँ से मुसानद हुआ रहेगा उनका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, नंबर, ईमेल आईडी और नाम। आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कैसे भी, अब बोलिए भैया डिलीट कर दो, वो डिलीट कर देंगे। सऊदी अरब में कैसे होता है, वो कफिल को मालूम है किस ऑफिस से, वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिस से कराया, आप उनसे बोलिए, वो वहाँ से जाके कैंसिल करा देंगे। एक अगला भाई का सवाल है कि सर कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या? ये बहुत ज़माना हो गया, अभी कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप कराए हैं, मैक्सिमम लोगों ने सबने करा ही लिया है, तो आपके पास वो डिटेल्स आप सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, लेकिन अब कोई पूछता नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एक भाई है डिजिटल इंडिया करके, इनका सवाल है कि सर एजेंट ने हमको वीज़ा दिया है, वीज़ा पर इंग्लिश में नाम मेरा है और अरबी में नाम किसी और का आ रहा है, कंपनी का भी अरबी में दूसरा नाम है और इंग्लिश में दूसरा नाम आ रहा है। कंपनी का तो कई बार ऐसा होता है, ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में और अरबी में अलग अलग होता है, लेकिन आपका जो एक पर्टिकुलर नाम है, वो तो अरबी में भी वही बोलेंगे, इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, हिंदी में भी वही बोलेंगे। तो वो चीज़ तो सेम होना चाहिए। अगर इसमें कुछ गलती है तो समझिए आपका वीज़ा एडिट करके दिया गया। काफ़ी आसान है सऊदी अरब का वीज़ा चेक करना भाई। आपके मोबाइल में अगर क्यूआर कोड स्कैनर है, आपके वीज़ा पे क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करिए, डिटेल्स आ जाएगा। नहीं तो बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैंने भी बनाया है, मोफा नंबर से, पासपोर्ट नंबर से कैसे वीज़ा चेक करें, खाली पासपोर्ट नंबर से कैसे चेक करें। आप उस हिसाब से चेक कर लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपका वीज़ा सही है कि नहीं। फिर आगे का प्रोसेस जो भी एजेंट का पेमेंट वगैरह का वो करिए। मेरे हिसाब से जैसा आप बोल रहे हैं तो मुझे तो ये फ्रॉड ही लग रहा है। एक है गुड थिंग करके, एक भाई, इनका जो है वही है कि एजेंट लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे चूतिया बना के लोगों से पैसे वसूलते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि एजेंट मेरा मुसाना डिलीट नहीं कर रहा है, उस ऑफिस वाले ने मुझे जो है मुफा एडिट करके वीज़ा दे दिया है और पूरा पेमेंट मांग रहा है 95,000, मतलब 95,000 रुपये मांग रहा है। ऑफिस वाला एजेंट बोलता है कि डिलीट नहीं करूँगा मुसानद, जो करना है कर लो,
जो भी मतलब है, और ऑफिस वाले का नाम भी इन्होंने बताया, बांद्रा में कोई ऑफिस है बोल रहे हैं। मतलब इस तरह से लूटा जा रहा है लोगों को। एक तो मुसानत करके फंसा लिए, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि मोफा जो है एडिट करके वीज़ा बना के उसको दे दिया, यानी नकली वीज़ा दे दिया। 95,000 मांग रहे हैं, बोल रहे हैं जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे, नहीं तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं मतलब पैसा दे दो, नहीं तो हम मुसानत डिलीट नहीं करेंगे। एक तरह से ब्लैकमेलिंग वाला ये कारनामा और कारोबार चल रहा है एजेंट लोगों के ज़रिए। कई ऑफिस वाले भी परेशान हैं, एजेंट लोग भेज के बोलते भाई मुसानत कर दो, मुसानत करा लेते हैं, वकाला आता नहीं है, तो बाद में पता चलता है कि एजेंट लोगों का जो है ये काला कांडी चल रहा है, ऐसे लोगों से पैसा लूटते हैं मुसानत करवा करवा के। तो ऐसे फर्जी एजेंटों से आप लोग सावधान रहिए। और आप जब डायरेक्ट ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं, जिस ऑफिस में आपने मुसानत आपके एजेंट ने करवाया है, तो वो भी बोलता है भाई हम डिलीट नहीं करेंगे, फलाने एजेंट ने कराया उससे बात करो, या जिस एजेंट को दिया उससे बात करो। तो काफ़ी लंबा खिचड़ी पकता है, टेंशन होती है। तो उससे अच्छा है कि आप अच्छे एजेंट का चुनाव करें और अच्छे एजेंट से अपना काम कराएं। आज की वीडियो करता हूँ यही, समाप्त। मिलता है कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।